नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं आर के जे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो तारीख है 9 सितंबर 2023 है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का यहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ को देखेंगे, इसके बाद एडिटोरियल वाले हिस्से को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो आज की जो शुरुआत यहाँ पर हम करेंगे वो इंडिया और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि इंडिया अमेरिका के करीब में ज़्यादा जा रहा है और उसका एक रीज़न है चाइना। ठीक है, चाइना सीमा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा चाइना के साथ में विवाद कंटिन्यू चले आ रहा है। कुछ समय पहले सैनिकों के साथ में हिंसक झड़प हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइना अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह को कह रहा है कि नहीं ये हमारा है, अपने मैप में उसको दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ख़राब होते जा रहा है। इसके अलावा अब अरुणाचल प्रदेश में भारत ने G20 की बैठक कराई थी और चाइना कह रहा है मैप के माध्यम से कि ये हमारा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि चाइना कि राष्ट्रपति खुद G20 की मीटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपना आदमी वो भेज रहे हैं। भले ही खुद नहीं आए हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने भेजा तो है। लेकिन यहाँ पर हम जो बातचीत करने वाले हैं वो अमेरिका के संबंध में बातचीत होने वाली है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है वो हाईलाइट करता है जेट इंजन की डील्स को लेकर के। इंडिया और अमेरिका दोनों रेडी हुए थे कि अब जो जेट इंजन का इंजन है, जेट जो वायुयान है उनका जो इंजन है भारत में बनाया जाएगा। HAL कंपनी मिल करके बनाएगी। शुरू में तो थोड़ी सी हमें मदद की जाएगी, इसके बाद क्या काम किया जाएगा तो इंडिया को इतना ट्रेनिंग कर दिया जाएगा कि इंडिया खुद से जेट इंजन बना सके और यहाँ से हम उस चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है, उसके सेटलमेंट को लेकर के बातचीत होती है। एंड प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया US फ्रेंडशिप विल कंटिन्यू टू प्ले ए ग्रेट रोल इन फर्दरिंग ग्लोबल गुड। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल गुड के लिए, ग्लोबल की भलाई के लिए, पूरे विश्व की भलाई के लिए इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो काम करते रहेगी। हाल फिलहाल में देखा जाए एक चीज़ बहुत चर्चा में रही थी कि इंडिया की जो कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, ये अमेरिका की कंपनी है, दोनों मिलकर के मैन्युफैक्चर करेंगे JEF 414 के जेट इंजन को इंडिया में। एंड द कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस, और इससे रिलेटेड कुछ नेगोशिएशंस पर यहाँ पर चर्चा होती है। इसके अलावा दोनों देशों के जो लीडर हैं वो तैयार हो गए थे कि हमको सेटलमेंट करना है 7th एंड लास्ट आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट को दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कि चल रहा है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वेलकम किया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है। हमने रिक्वेस्ट करे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि देखिए हम प्रोक्योर करना चाहते हैं 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B, मतलब 16 स्काई गार्जियन एंड 15 सी गार्जियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को। तो 31 तो हम खरीदना चाहते हैं, उसमें से 16 है स्काई गार्जियन और 15 है सी गार्जियन। ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं एंड देयर एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी हम खरीदना चाहते हैं, विच विल इन्हेंस द इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्सिनेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम है, उसको हम मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हम इनको खरीदना चाहते हैं। किससे? अमेरिका से। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में अफ्रीकन यूनियन काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को अब G20 ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तो जो G20 ग्रुप है अब G20 से G21 बन जाएगा। अभी नेम इसका कब चेंज होने वाला है, नया नाम कब से रखेंगे, अभी ये चीज़ क्लियर यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। अफ्रीकन यूनियन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है अफ्रीका में।
इसको इस्टेब्लिश किया गया था सन 2002 में और ये सक्सेसर माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का। पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करता था, इसकी जगह लिया है अफ्रीकन यूनियन में। इसमें 55 मेंबर स्टेट माने जाते हैं अफ्रीका के एंड इट्स प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिटी को प्रमोट करना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट का काम करना पूरे कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा ये फोकस करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस को जो कि अफ्रीकन नेशन फेस करते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करता है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को अफ्रीका में। कुल मिलाकर के यहाँ क्या है ना, अफ्रीकन यूनियन जो बनाया गया था वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रोकने के लिए ही बनाया गया था कि कैसे करके हम जो है आपस में आगे बढ़ सकते हैं और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बिना डिपेंड हुए हम कैसे करके रह सकते हैं। तो G20 में यदि अफ्रीकन यूनियन शामिल होता है तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और वो क्या क्या चीज़ चाहता है कि हमें किस किस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है। अफ्रीका की इच्छा है कि हम जो है इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इश्यू चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में उसको हम सॉल्व करें G20 के माध्यम से। इसके साथ साथ में G20 की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनसे कहा जाता है कि आप यूटिलाइज़ करिए अफ्रीकन रिसोर्सेज को टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन अफ्रीका। उनका कहना है कि आप हमारे देश में आइए और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए हमारे देश में। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ साथ में जब मैन्युफैक्चरिंग का काम वहाँ पर होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अफ्रीका फेस कर रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम को, जैसे कि सूखा वाली समस्या है, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, कहीं पर मिलिट्री शासन लग जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। बट टू फाइंड ए लास्टिंग सॉल्यूशन, और हम चाह रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले। इकोनॉमिक इशू ऑफ अफ्रीका हैव टू बी डील्ड विद। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स इशू चल रहा है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है और ये चीज़ तभी हो पाएगी जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से रहेगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ना उतनी आगे नहीं बढ़ पाई हैं जितनी कि आप भारत और चाइना की बात करें, जापान की बात करें, अन्य कंट्रीज़ की यदि हम बात करें, उस हिसाब से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन महाद्वीप काफ़ी पिछड़ा हुआ है। देखिए, इनका कहना है कि हमारे पास में रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमारे पास खनिज संसाधन अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं हमारे कॉन्टिनेंट में। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक G20। और यही एक रीज़न है कि हम जो है G20 जैसे संस्थाओं के साथ में मिल कर के काम करना चाहते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ड्रॉट आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लड आ रहे हैं, तो इससे कैसे करके अफ्रीका निपट सकता है, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में जो इमिग्रेशन क्राइसिस चल रहा है ये हमारा बहुत बड़ा मेजर इशू है यूरोप के लिए। इसको कैसे करके रोका जाए, इसको हम रोक सकते हैं, हमारे जो युवा लोग हैं उनको हम स्किल प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें और यहीं के यहीं हम उनको जो है जॉब प्रोवाइड करें, तब ये चीज़ रुक सकती है। एंड हमको जो है वर्क करना है यूरोप के साथ में, एंड यूरोप विल हैव टू हेल्प अस ट्रेन आवर पीपल। और हम चाहते हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं हमारे देश के नागरिकों को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। पार्टिकुलरली कॉमरोस की बात करें, हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो है यंग पीपल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है आसानी से एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा इनका कहना है कि यूक्रेन का जो वार चल रहा है ये भी समाप्त होना चाहिए, जिसके चलते चलते जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एंड फर्टिलाइज़र है टू अफ्रीका वो प्रभावित हुई है। हो सकता है कि यूक्रेन पहले भेजता था, रसिया पहले भेजता था, काला सागर होते हुए युद्ध के चलते चलते क्या है माल की आवाजाही बंद हो गई। तो ये चाहते हैं कि देखिए युद्ध भी जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने इंडिया ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया उसके ऊपर भी चिंता जाहिर करी है कि देखिए राइस के ऊपर जो आपने राइस एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाए हैं इससे जो फूड सिचुएशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई है अफ्रीका में। और हम ये रिक्वायर करते हैं कि इंडिया इस मामले में थोड़ा सा स्टेप लेगा और इंश्योर करेगा चावल की
सप्लाई को, ताकि जो क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन चल रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उससे हम निपट सकें। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। यहाँ पर साउथ चाइना सी का मैप भी दिखाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं साउथ चाइना सी के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो जो साउथ चाइना सी है ये वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवे माना जाता है पूरी देश दुनिया में, एंड फेमसली नोन फॉर ट्रेड एंड मर्चेंट शिपिंग। ये किसके लिए जाना जाता है? ट्रेड के लिए, मर्चेंट के शिप होकर के यहाँ से गुजरते हैं। द सी डिस्प्यूट आर मैरीटाइम एंड आइलैंड क्लेम बिटवीन डिफरेंट सॉवरेन कंट्रीज इन द रीजन। यहाँ पर जो डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है वो ये है, वो समुद्र को लेकर के, यहाँ पर जो आइलैंड हैं इनके क्लेम को लेकर के। तो डिफरेंट जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना यहाँ पर दावा ठोकते रहते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड आर जियो पॉलिटिकली लोकेटेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन ये सभी की सभी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में पड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये 9 डैश लाइन है, चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर कलरफुल मैप के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि वियतनाम है, मलेशिया है, और ये अपना इंडोनेशिया हो गया, और ये फिलीपींस हो गया, और छोटे मोटे द्वीप आ जाते हैं, और ताइवान भी आ जाता है यहाँ पर। यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ऐसा कहा जाता है ये जो सागर है ये मेजर सोर्स माना जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का डिफरेंस टेरिटरीज़ में। लगभग 10% ऑफ द नेशंस फिशरीज कम फ्रॉम हेयर। जितने भी देशों में मछली आ रही है, जा रही है, वो 10% मछली यहीं से ही आ रही है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि फूड प्रोवाइड करता है 100 ऑफ पीपल को, जॉब प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ये सी। दिस इज़ आल्सो ए मेजर रीज़न वाई पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर क्लेमिंग देयर राइट ओवर द सी। इसलिए तो हम कहते हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज है इसके ऊपर क्लेम करते रहते हैं। ट्रेड रूट की यदि हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे जहाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं माल को लेकर के। मलक्का स्ट्रेट इज़ होम टू 55% ऑफ द ट्रेड। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट ऑफ द ट्रेड। तो जो मलक्का स्ट्रेट है आप देख सकते हैं इसके माध्यम से कितना ज़्यादा ट्रेड होता है। अब यहाँ पर जो है गोला से अलग अलग आइलैंड दिखाए गए हैं, जैसे कि एक गोला ये हो गया, एक गोला हो गया, एक हो गया पार्सल्स आइलैंड, स्कोरोबोग शोल, ये है स्प्रेटली आइलैंड। 3 तो गोला यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको हम देखते हैं। पहले नंबर का जो पार्सल आइलैंड है इसको क्लेम करता है चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। स्प्रेटली आइलैंड को क्लेम किया जाता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई एंड फिलीपींस के द्वारा। स्कोरबोग शोल आइलैंड को क्लेम किया जाता है फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान के द्वारा। और इसी प्रकार से फिर इनका डिस्प्यूट यहाँ पर चालू हो जाता है। इसके बाद एक और न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को बताती है। इंडिया चाइना रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड के मामले में भी काफ़ी कंपटीशन चलता है। चाइना फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट में क्या है, थोड़ी सी हमें वृद्धि देखने को मिली है, और इसी के चलते चलते इंडिया के सामने फिर चिंता खड़ी हो रही है। लगभग 1 मिलियन, अराउंड हाफ ए मिलियन मतलब लगभग half a million metric ton of urea are held up at Chinese port after the country curbed export following a price surge, an analyst and Indian company official said। उनका कहना है कि देखिए यदि एक्सपोर्ट में हम बैन लगा रहे हैं, चाइना यदि एक्सपोर्ट में बैन लगा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में यूरिया की जो मात्रा है, खाद की जो मात्रा है, उसमें कमी आएगी और इससे फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। CNAMP GC होल्डिंग लिमिटेड कंपनी की बात करें, ये वन ऑफ द चाइनाज टॉप फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट मानी जाती है, एंड इट वुड प्रोएक्टिवली डिक्रीज एक्सपोर्ट एंड मेक एवरी एफर्ट टू इंश्योर डोमेस्टिक सप्लाई एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये क्या चाहती है कि हमारे ही देश में जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो अच्छी बनी रहे, प्राइस स्टेबल रहे, इसलिए उसने एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया है। 2 सितंबर का ये नोटिस है। अब सरकारी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कंपनी की बात करें, जिसको शॉर्टकट में CNOOC बोल रहे हैं, इसने क्या कहा है कि इसकी जो सब्सिडरी है टू प्रायोरिटाइज
यूरिया सप्लाई टू डोमेस्टिक मार्केट। ये कह रही कि भाई सबसे पहले आप जो है चाइना को खाद दीजिए, चाइना को यूरिया दीजिए, क्योंकि अभी जो है बुआई का सीजन आने वाला है, अकॉर्डिंग टू द 4 सितंबर नोटिस सीन बाय र्यूटर। इसके चलते चलते जो ग्लोबल प्राइसेस है and spending by Indian companies as India import 30% of urea needed annually and China was its second largest supplier last year। पिछले साल सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा हम यूरिया कहाँ से ख़रीदे थे? चाइना से ख़रीदे थे। इसलिए अब ये पूरी देश दुनिया के लिए, इसके साथ साथ में चाइना इंडिया के लिए भी कंसर्न वाली बात हो गई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और डिस्कस करते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो आज का हमारा जो मेन एडिटोरियल है वो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम से जो कानून की व्यवस्था चली आ रही है उसमें हम परिवर्तन ला रहे हैं। बहुत सारे कानूनों का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, कुछ कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, लेकिन राइटर का कहना है ठीक है, सरकार ने जो भी कदम उठाया है वो बहुत अच्छी बात है। जब हम कानून की बात ही कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर पुलिस को क्यों छोड़ दिया गया है? पुलिस में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है और उसको यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा राइटर का कहना है। तो पार्लियामेंट की तरफ से जो है 3 बिल इंट्रोड्यूस करे गए थे जिसको हम भारतीय न्याय संहिता बिल बोलते हैं 2023। एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 है। पुराना क्या क्या चलता था? इंडियन पीनल कोड 1860 चलता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चलता था 1973 का एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चलता था। इनको चेंज करके सरकार ने कुछ कुछ जैसे कुछ प्रावधान हटा दी, नए प्रावधान कहीं कुछ जोड़ दी है। तो इस प्रकार का काम सरकार की तरफ से किया गया है। देखिए यहाँ पर कॉग्निसेबल ऑफेंस की यदि हम बात करें तो इसमें प्रोविज़न किया गया है BNSS में, मतलब नया जो आपने कानून लाए हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको कॉग्निसेबल ऑफेंस का कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस इज़ कमिटेड। कहीं पर भी हुआ हो, ऐसा नहीं कहना है कि भाई हमारे ज़िला नहीं पड़ता है, हमारा थाना नहीं पड़ता है और आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये जो प्रैक्टिस रही थी नॉन एज रिगार्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 8 FIR 80 हैज़ बीन यूज फॉर मैनी ईयर्स नाउ। बहुत सारे सालों से ये चीज़ चली आ रही है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स फॉर्मल इंक्लूजन इन BNSS, यदि हम इसको फॉर्मल तरीके से नए कानून में शामिल कर देते हैं तो इसका मतलब यह है हम कोई भी कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं पुलिस थाने में जा कर के तो केस को रजिस्टर्ड करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम, तो प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का पता लगाने के लिए जो प्रारंभिक जांच की अनुमति देने का इसमें प्रावधान जोड़ा गया है। भले ही जानकारी 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम कारावास की सजा वाले संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती हो। तो इसमें कुछ नए प्रोविज़न ऐड करे गए हैं जिसके माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच कराई जाएगी ताकि जो भी घटना हुई है उससे रिलेटेड एविडेंस को प्राप्त किया जा सके। तो इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ किया जाता है यदि कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस है एंड इसकी सज़ा का प्रावधान 3 साल है, 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वेयर इट वाज हेल्ड दैट द पुलिस हैव नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर एन FIR। पुलिस के पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, आपको FIR दर्ज करना ही है यदि ये जो घटना है वो कॉग्निसेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। तो मतलब कोई गंभीर अपराध हुआ है तो भाई उस मामले में तो आपको FIR दर्ज करना ही चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप किसके लिए जो है बहाना बताने लग जाएं। हालांकि देखा जाए ना तो इसके लिए जो है सर्टेन कैटेगरी बनाई गई थी ताकि जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सके, वाज ओनली टू एसरटेन कमीशन ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंस एंड नॉट चेक देयर ट्रूथफुलनेस। लेकिन यहाँ पर कॉग्निसेबल ऑफेंस
के लिए ये कैटेगरी बनाई गई हैं कि हम इसको किस सेट कैटेगरी में डालेंगे। उनकी कितनी कहना चाहिए उसमें क्वालिटी है उसकी जांच करने के लिए कैटेगरी नहीं बनाई गई थी। इसके बाद जो लिमिट निर्धारित करी गई है 14 दिन के लिए, द पार्टीज एट डिस्प्यूट में अराइव एट कंप्रोमाइज इन द गिवन लिमिट ऑफ 14 डे। आपका विवाद हुआ है, किसी के साथ में विवाद हुआ है, तो 14 दिन का टाइम पीरियड है कि आप जो है कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए टाइम पीरियड दिया गया है। और केस में बी नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू प्राइमा फेसिया टू प्रोसीड फर्दर, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो इस केस को फिर बाद में कोर्ट में भेज दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हो रही जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। वो अरेस्ट से रिलेटेड है जो कि भारतीय न्याय संहिता में भी अभी भी शामिल किए गए हैं। अब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मली देखा जाए आज के टाइम पीरियड में, जैसे कि बहुत सारे जो सरकार के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, रैली में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता पुलिस के द्वारा। तो इन लोगों को जो आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जजमेंट में कहा था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यदि आप किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप कागज़ में नोट करिए कि इस रीजन से मैं इनको गिरफ्तार कर रहा हूँ। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इस अरेस्ट को। इसके अलावा आपको जो है जस्टिफाई मटेरियल भी लगाना पड़ेगा फॉर जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड सेटिस्फिकेशन एंड मेड इट ए फॉर्मल पार्ट ऑफ BNSS। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इस रिकॉर्ड करेगा कि आप जो है सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं। एक नया क्लास ये कहता है कि जो ऑफेंसेस हैं, अपराध हैं कुछ जैसे कि पनिशेबल हैं, वो जिसमें 3 साल से कम साल की सज़ा हो रही है, 3 साल से कम साल की जेल हो रही है। एन अरेस्ट कुड बी डन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं यदि आपको DSP ने परमिशन दे दिया है, ठीक है। इफ़ द एक्यूज्ड पर्सन इज़ इनफर्म और इज़ एज्ड ओवर 60, तो इसमें एज का भी प्रावधान है। 60 साल से यदि उसकी उम्र ज़्यादा है या फिर असक्त है तो ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर दरी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड करी जा सकती हैं। दीज 2 कैटेगरी ऑफ प्रिजनर प्रोवाइडेड द DSP ऑफ पुलिस यूजेस द क्लास जुडिशियली। अब जैसे कोई असक्त व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो इस मामले में भी कुछ यहाँ पर छूट दी जा सकती है, ऐसा राइटर का कहना है। नया जो कानून लाया गया है इसमें हैंड कफिंग के लिए कम से भी कम 12 कैटेगरी बनाई गई हैं। अब जैसे कोई सीरियस ऑफेंस कर रहा है तो उसको हथकड़ी लगेगी, जैसे टेररिस्ट अटैक किया, उसने मर्डर किया है, रेप किया है, अटैक और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सरकार के खिलाफ में अटैक कर रहा है या फिर ऑफेंस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि बस किसी भी मामले छोटी मोटी भी बात हुई है, कोई दारू बेच रहा, कोई कुछ कर रहा है तो हाथ में हथकड़ी बांधे और सीधे चल दिए। अब पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसमें स्टाफ की कमी चल रही है। आप एक तो पुलिस वाले को लेकर के जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि चोर भाग जाएगा इसलिए हमने इसको हथकड़ी पहनाए, ये नहीं देखे कि उसने ऑफेंस किस प्रकार से किया है, तो ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाती है। जबकि प्रोविज़न ऐसा है कि जब तक डर ना हो कि चोर भाग जाएगा, वो पुलिस वाले के ऊपर अटैक कर देगा, ऐसी कंडीशन में ही जो है हैंड कफिंग करना है या फिर हथकड़ी लगाना है। इसके अलावा कुछ नए नए प्रावधान इसमें किए गए हैं, जैसे कि विजिट ऑफ द क्राइम सीन बाय द फॉरेंसिक एक्सपर्ट एंड कलेक्शन ऑफ द फॉरेंसिक एविडेंस। कहीं पर घटना घटित हुई है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है यहाँ पर जाएंगे, क्राइम सीन्स की थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। इसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करके सरकार रखेगी फ्यूचर के लिए। तो ये नई चीज़ जो है संहिता में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और जो कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस रहेगा वो ऐसे ऑफेंस के लिए है जिसमें जेल की जो सज़ा है वो 7 साल की है और 2 साल की समय सीमा रखी गई है। बट ऑन द रियलाइजेशन ग्राउंड रियलिटी लिमिटेड फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड लेवल,
रियल बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये लोग डेटा को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास में है ही नहीं। मैक्सिमम 5 year ऑफ लिवरेज हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस क्लास इनटू ऑपरेशन। 7 साल का हम टाइम दिए हैं कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो 7 साल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो और तब जा कर के ये चीज़ को आप अप्लाई करना। इसके अलावा ऑडियो वीडियो मीन्स इन रिकॉर्डिंग में ऑडियो वीडियो मीन्स का भी सहारा लिया जा सकता है। तो संहिता जो है इनकरेज करती है कि आप जो है ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करिए रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन। पता चला कि आप किसी को जेल में डाल के खूब मार रहे हैं, मार के उसको ख़त्म ही कर दे रहे हैं। यदि उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा तो क्या है ना, इस चीज़ को बताया जा सकता, मतलब जेल में जो एट्रोसिटीज़ करी जाती है पुलिस के द्वारा, उससे अपराधियों को हम रोक सकते हैं। हाउएवर प्रिफर्ड यूज़ ऑफ स्मार्टफोन एज रिकमेंडेड हैज़ इट्स लिमिटेशन। लेकिन फिर भी यदि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन रहती है। इसके लिए होम अफेयर एंड स्टेट को कहा गया था कि आप जो है डेवलप करिए कुछ फैसिलिटीज़ वीडियोग्राफी के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए, क्राइम सीन्स की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एट लेवल ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल से ही आप सारी चीज़ नहीं कर सकते। इसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस में है एंड दिस नीड टू बी टेकन फॉरवर्ड टू इंश्योर द प्रोविज़न फॉर न्यू कोड। और अभी कहना चाहिए ये चीज़ अभी रास्ते में है, अभी पूरी तरह से इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अगली चीज़ जो यहाँ पर बताई जाती है वो 2 फिंगर टेस्ट से रिलेटेड है कि अभी भी जो है 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है किसी रेप पीड़िता का, ये पता लगाने के लिए कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी तरह से यहाँ पर ज़रूरत है, जो कि हमें नए वाले नियम कानून में देखने को नहीं मिलती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इशू किया है कुछ सिमिलर इंस्ट्रक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि आप जो है इंश्योर कर लिए कॉम्प्लायंस ऑफ इट्स ओन इंस्ट्रक्शन ऑन ए लीगल वे। इसके बाद कोई रेप पीड़िता है तो उसकी आइडेंटिटी को आप क्या है दुनिया के सामने मत लाइए, ठीक है। ये चीज़ का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। एक प्रावधान इसमें यह किया गया है नए संहिता में कि 15 दिन का जो कस्टडी है उसको बढ़ाया गया है एज प्रोवाइडेड इन द सीआरपीसी में भी था और इसमें भी बढ़ा दिया गया है कि अभी कल इसको कोर्ट में पेश करना था, अभी ये जेल में है। एक काम करते हैं 15 दिन की और इसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, 15 दिन इसको और जेल में रखो, कहीं से कोई सबूत मिल गया तो। ऐसा यहाँ पर कुछ प्रावधान किया जाता है। इससे क्या है पुलिस का जो इंटरोगेशन होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है उस एक्यूज्ड के खिलाफ में, यदि कोई और एडिशनल एविडेंट आ जाता है तो इन्वेस्टिगेशन में उनको काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। लेकिन इसके भी क्या है दो पक्ष हो सकते हैं। देयर मस्ट बी एडिक्वेट ग्राउंड टू परमिट एक्सटेंशन। एकदम ठोस कारण होना चाहिए, तभी जाकर के आप किसी को 15 दिन तक मैक्सिमम और बढ़ा करके रख सकते हैं जेल में। 15 दिन की जो लिमिट है कैन बी एक्सीडेड ओनली आफ्टर द इनिशियल 40 days और 60 days आउट ऑफ टोटल डिटेंशन ऑफ 60 days और 90 days। 40 दिन की हिरासत, 60 दिन की जो हिरासत है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है 60 days या फिर 90 days, डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और मोर। तो इसको आप कब एक्सीड कर सकते हैं, जब आपका 40 दिन का जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई होगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो योग्य एक्यूज्ड है, अपराधी है, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा डिफ़ॉल्ट बेल में आफ्टर ए टोटल डिटेंशन ऑफ 60 days। 60 दिन तक मैक्सिमम आप रख सकते हैं, 90 दिन तक रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में। और इसके बाद उसको अपने आप जो है बेल मिल जाएगी।